यूट्यूब चैनल। आज के लिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम टू कॉमनली यूज वेक्टर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में दो कॉमन वेक्टर का जो यूज किया जाता है उस वेक्टर का नाम बताना। सबसे पहला है प्लाज्मिड, दूसरा है बैक्टीरियोफेज। ये दो ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका यूज कहाँ पे किया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन पीसीआर। पहले तो हम ये देख रहे थे पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर का यूज कहाँ पे किया जाता है? पीसीआर का यूज किया जाता है अगर कोई भी डिजीज है, मीन्स ऐसी डिजीज जिसमें हमारे डीएनए में कोई प्रॉब्लम है, तो उस समय डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए पीसीआर टेक्निक का यूज किया जाता है। तो पीसीआर टेक्निक का यूज कहाँ पे किया जाता है? अगर हमारे डीएनए में कोई प्रॉब्लम है या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए और डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए जो है पीसीआर टेक्निक का यूज किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय माइग्रेशन। माइग्रेशन का क्या मतलब होता है? स्पीसीज जब जहाँ पे सरवाइव कर रहे वहाँ उस प्लेस को छोड़कर किसी और प्लेस पर चले जाना, उसे कहते हैं माइग्रेशन। अब स्पीसीज माइग्रेशन क्यों शो करते हैं? जब स्पीसीज को वहाँ पे प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिलता या उस इन्वायरमेंट में वो प्रॉपरली सरवाइव नहीं कर पाते, तब स्पीसीज क्या करते हैं? माइग्रेशन करते। तब ऑर्गेनिज्म माइग्रेशन शो करते। ऐसे कुछ बर्ड्स होती हैं वो क्या बोलते हैं, समर सीजन में जो है कहीं और चली जाती हैं, क्योंकि वो समर मीन्स उतनी ज़्यादा गर्मी को वो जो है सह नहीं पाती, जिसकी वजह से उनकी बॉडी वहाँ पे अडाप्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो वहाँ की प्लेस को छोड़ के किसी और प्लेस पे चले जाते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं गर्मी के समय शिमला चले जाते हैं या नैनीताल चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे इनको सुटेबल ज़्यादा फील होता है एज कम्पेयर टू जहाँ पे वो सरवाइव करते हैं। तो स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म माइग्रेशन क्यों शो करते हैं? जब वहाँ की इन्वायरमेंट को वो मतलब वो उस इन्वायरमेंट को प्रॉपरली अडाप्ट नहीं कर पाते, तभी स्पीसीज क्या करती हैं? माइग्रेशन शो करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसके पूछे जाने के 100% चांसेस है कि गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है। गॉस साइंटिस्ट का कहना ये था कि जरूरी नहीं है कि हमेशा स्पीसीज के बीच में कंपटीशन हो, कंपटीशन को स्टॉप भी किया जाता है। ये बोला जाता है कि जैसे दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं वो हमेशा कंपटीशन ही शो करेंगी, जरूरी नहीं कि वो हमेशा कंपटीशन शो करे। जैसे अगर दो स्पीसीज एक साथ सरवाइव कर रही हैं, दोनों जब अलग अलग हैबिटेट मीन्स जो है जैसे वो कोई और एक्टिविटी करे, दूसरी स्पीसीज कोई और एक्टिविटी करे, वो कुछ और खाए, दूसरी स्पीसीज कुछ और खाए, तब क्या होगा? कभी भी दो स्पीसीज के बीच में कंपटीशन नहीं होगा। तो इन साइंटिस्ट का कहना यही था कि जरूरी नहीं है कि हमेशा स्पीसीज के बीच में कंपटीशन ही हो रिसोर्सेज के लिए। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड भी हैं तो अगर स्पीसीज मतलब खाना चाहे तो जैसे क्या बोलते हैं, जैसे थोड़ा सा वो खा सकते हैं, या फिर अलग अलग स्पीसीज का फूड जो है पर्पस अलग अलग होता है, वो कुछ और खा रही है, वो कुछ और खा रही हैं, तो इससे क्या होगा? दो स्पीसीज के बीच में कभी भी किसी भी चीज़ के लिए कंपटीशन नहीं होगा। तो इन साइंटिस्ट का कहना यही था कि जरूरी नहीं है कि हमेशा टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में कंपटीशन हो, कंपटीशन को अवॉइड भी किया जा सकता है। यही है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। The next question is write the name of first antibiotic and who discovered। पहला एंटीबायोटिक क्या है? पेनिसिलिन। क्या है पहला एंटीबायोटिक? पेनिसिलिन। और इस पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था उसकी डिस्कवरी के पर्पस के लिए। तो सबसे पहला एंटीबायोटिक क्या है? पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। The next question is what is autoimmunity and write their example। autoimmune disease क्या होता है? autoimmune disease का मतलब होता है जब हमारी ही सेल किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से या बॉडी में कुछ चेंजेस ऐसे हो जाते हैं कि हमारी ही अपनी ही सेल को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। मीन्स किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से सेल्स जो होती हैं वो खुद की सेल को ही डैमेज करने लगती हैं। दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज नोन एज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जैसे अगर हम बात करें तो रुमिनेंट अर्थराइटिस, इसमें क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है जॉइंट्स में,
बोला था ओल्ड एज में जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन रहता है। तो ओल्ड एज में क्या होता है, जो ओल्ड पर्सन होते हैं उसमें क्या होता है, खुद की ही सेल अपनी ही सेल को डैमेज करने लगती है, जिसकी वजह से जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और जॉइंट में क्या होता है, पेन होता है। इस टाइप की डिजीज को बोला जाता है ऑटो इम्यून डिजीज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। ये भी पूछे जाने का 100% चांसेस है। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप क्या है? स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप ग्राफ भी बना हुआ है। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का मतलब होता है, नाम से ही पता चला, अगर स्पीसीज को प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड की जाएगी तो स्पीसीज प्रॉपरली सर्वाइव करेगी। जैसे कि अगर कोई स्पीसीज है बस इतने एरिया में रह रहा है, थोड़ी सी उसको जगह हमने और प्रोवाइड कर दी तो वो और अच्छे से रहेगा, थोड़ी सी हमने उसको और जगह दे दी तो और अच्छे से रहेगा, थोड़ी सी और जगह हमने दे दी तो और अच्छे से वो सर्वाइव करेगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम क्या करेंगे, अलेक्जेंडर ने इसके बारे में बताया था, अगर हम जो है इस एरिया बढ़ाएंगे तो स्पीसीज के नंबर्स भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ऐसा नहीं है कि एरिया बढ़ाने से स्पीसीज के नंबर्स डिक्रीज होंगे। तो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप ग्राफ यही बताता है कि अगर हम स्पीसीज को प्रॉपर एरिया देंगे, एरिया हम बढ़ाएंगे तो स्पीसीज के नंबर्स भी क्या होंगे, कंटिन्यूअस इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज नहीं करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिबेट-पोपट हाइपोथेसिस। जितना मैंने क्वेश्चन बताया इसमें से 4-5 क्वेश्चंस तो पूछे जाने के 100% चांसेस है। ऐसे रिबेट-पोपट हाइपोथेसिस भी कई बार पूछा जा चुका। अब ये रिबेट-पोपट हाइपोथेसिस क्या है, इसके बारे में पाउल एनरिच ने बताया था। इन्होंने एक एरोप्लेन का एग्जाम्पल लेके समझाया था। इन्होंने कहा अगर एक एरोप्लेन है उसको हम क्या मान लेते हैं, इकोसिस्टम। ठीक है, ये क्या है, एरोप्लेन एक इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, और उसमें जो पैसेंजर सर्वाइव करे वो स्पीसीज हो गए। ठीक है, अब जैसे जैसे मीन्स एक एक पैसेंजर एक एक पार्ट को, रिबिट का मतलब होता है टुकड़े, उसके पार्ट्स। तो एक एक पैसेंजर रोज रोज अपने घर पे, मतलब जितने पैसेंजर उस एरोप्लेन में हैं वो सारे पैसेंजर एरोप्लेन के एक एक पार्ट को अपने घर लेके चले जा रहे हैं। सारे पैसेंजर जैसे जितने पार्ट है सब एक समय, मतलब ऐसा आएगा कि उसमें उस एरोप्लेन में एक भी पार्ट उस एरोप्लेन का नहीं बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा, क्योंकि वो पैसेंजर अपने घर लेके चले जा रहे हैं एक एक पार्ट। कोई कुछ लेके गया, कोई कुछ लेके गया, कोई कुछ लेके गया। तो ऐसे ऐसे क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि जो है वो एरोप्लेन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो इनका यही कहने का मतलब जिस हिसाब से जो है डिफॉरेस्टेशन हो रहा और भी एक्टिविटीज हो रही, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से स्पीसीज के नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, इस हिसाब से एक समय ऐसा आएगा कि इस इकोसिस्टम पे एक भी स्पीसीज नहीं बचेंगी। मीन्स ये जो इकोसिस्टम है जैसे जैसे स्पीसीज के नंबर्स डिक्रीज होते जा रहे हैं, जैसे वहाँ पे एयरप्लेन के नंबर या एरोप्लेन के नंबर्स जो है वो घटते जा रहे हैं, उसके पार्ट हटते जा रहे हैं, इस तरीके से जैसे इस इकोसिस्टम में स्पीसीज के नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि इस इकोसिस्टम पे एक भी स्पीसीज नहीं बचेंगी। तो रिबेट-पोपट हाइपोथेसिस से पाउल एनरिच ने यही समझाया था। The next question is what is biodiversity? Write the name of 3 biodiversity. Biodiversity क्या होता है? बायो का मतलब बायोलॉजिकल, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। हम इस अपने पूरे इन्वायरमेंट में देख ले, चारों तरफ क्या है, सिर्फ और सिर्फ वैरायटी है। मीन्स अलग अलग प्रकार की स्पीसीज जो हैं इस इकोसिस्टम पे सर्वाइव करती हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट है, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग है, सब कुछ डिफरेंट है। तो जितनी भी स्पीसीज इस इकोसिस्टम, इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करती हैं वो सारी कैसी हैं, डिफरेंट डिफरेंट है। वैरायटी ऑफ स्पीसीज इस इकोसिस्टम पे सर्वाइव जो कर रही हैं उसे बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी। तो 3 प्रकार की बायोडाइवर्सिटी होती है, एक जेनेटिक, एक स्पीसीज और एक इकोलॉजिकल। कौन कौन से, जेनेटिक, स्पीसीज एंड देन नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। लास्ट क्वेश्चन इज राइट द डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ कैंसर। कैंसर के केस में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि कैंसर है कि नहीं। सबसे पहले जैसे बायोप्सी किया जाएगा, बायोप्सी में क्या किया जाता है, जहां पे कैंसर हुआ है वहां के टिश्यू को कट कर लिया जाता है और उसकी प्रॉपर स्टडी की जाती। तो वही जो टिश्यू को कट किया गया और फिर उसकी जब स्टडी की जाएगी तो टिश्यू की कटिंग को क्या बोलेंगे, बायोप्सी बोलेंगे। फिर जब उसकी प्रॉपर स्टडी की जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। तो सबसे पहला क्या हो गया, बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। बोन मैरो टेस्ट किया जाता है, मीन्स कहीं किसी के नंबर्स नहीं इंक्रीज हुए। ल्यूकेमिया में क्या होता है, मीन्स ब्लड कैंसर में क्या होता है, इसमें जो है WBC के नंबर्स क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, उसी को बोला जाता है ल्यूकेमिया या बोले हम ब्लड कैंसर।
तो बोन मैरो टेस्ट किया जाता है, बायोप्सी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी की जाती है, एमआरआई टेस्ट किया था, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की जाती है, सीटी स्कैन किया था, कंप्यूटर टोमोग्राफी की जाती, एक्सरे किया था। इन सारी टेक्निक से आइडेंटिफाई किया जाता है कि उस पर्सन को कैंसर है कि नहीं। और अगर पूछा जाए कि सबसे बेस्ट टेक्निक कौन सा है, तो सबसे बेस्ट टेक्निक है आइडेंटिफाई करने के लिए, दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। बस इस यही है कि एमआरआई जो है बॉडी के इंटरनल पार्ट में, मीन्स ऐसी जगह पे अगर हुआ है कैंसर जहाँ पे हम एक्सरे नहीं कर सकते, सीटी स्कैन नहीं कर सकते हैं और वहाँ से हम टिश्यू को नहीं कट कर सकते, तो वहाँ पे इंटरनल ऑर्गन के लिए जो है एमआरआई टेस्ट किया जाता है। तो ये सारे टेस्ट हैं, ये सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जो किस में किए जाते हैं, कैंसर में किए जाते हैं। तो हमने इस पूरे लेक्चर में प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।